देखिए अध्याय 13 की विविध प्रश्नावली आई है प्रायिकता की, जिसका पहला सवाल है, यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए बराबर नहीं है 0, तो पी बी अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए समुच्चय बी का क्या है, उपसमुच्चय। और दूसरी परिस्थिति में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो इन दोनों परिस्थितियों में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ? पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसा कि यहां पे लिखा है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो अगर ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए उपसमुच्चय है बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा कि नहीं? अभी तो बताया था, अगर ए बी का उपसमुच्चय होता है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो मान जो चाहिए हमको वो किसका चाहिए, बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मान रख देंगे ए, पी ए से पी ए कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आ गया समझ में? अब आ जाते हैं दूसरे भाग पे। दूसरे भाग में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 5 अपॉन में पी। 5 एक रिक्त समुच्चय है और उसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, 0। तो 0 अपॉन पी ए सॉल्व होके क्या आएगा, 0। ये बी की प्रायिकता आ गई जबकि ए घटित हो चुकी। दोनों परिस्थितियों में हमने बी अपॉन ए का मान निकाला। पहली परिस्थिति जब ए उपसमुच्चय बी का था, और दूसरी परिस्थिति जिसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। और ये भी तुम्हें बताया गया था कि अगर ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटना होती है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 5। देखो क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली में भी कर चुके हैं और वही सवाल यहाँ पे फिर से आ गया। बस वहाँ बच्चे के लड़का या लड़की होने की प्रायिकता से संबंधित था, यहाँ पर भी वही सवाल है। पूरा क्वेश्चन इसको पढ़ लो ध्यान से, सेम उसी टाइप की लैंग्वेज है। इस प्रकार का सवाल हमने कर लिया है पहले। देखो अब सवाल पढ़ो। एक दंपत्ति के दो बच्चे हैं, तो दो घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता हमको निकालनी है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, और दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो इसमें कौन सी प्रायिकता प्रमेय लगेगी, बता सकते हो? ऐसी कौन सी प्रायिकता है जिसमें एक घटना की प्रायिकता निकालनी है जबकि एक घटना की ज्ञात है? अगर कोई दो घटनाएं ऐसी हो रही हो कि एक घटना पहले से ज्ञात है और दूसरी की प्रायिकता निकालनी है, तो वहां कौन सा सूत्र लगाते हैं? प्रतिबंधी प्रायिकता का लगाते हैं। बेस प्रमेय तो तब लगाते हैं जब घटना में पीछे आते हैं, रिवर्स आके प्रायिकता पूछते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा है कि ये पहले से ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो प्रायिकता निकालनी है कि दोनों बच्चे लड़के होंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहले तो एक दंपत्ति के दो बच्चों के लिए परिणाम क्या होंगे?
कुल परिणाम बता सकते हो क्या क्या परिणाम होंगे दो बच्चों के लिए? एस बराबर दोनों बच्चे लड़के हों, बॉय बॉय, एक बच्चा लड़का हो एक लड़की, बड़ा बच्चा लड़का है छोटा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है छोटा बच्चा लड़का है, और दोनों बच्चे लड़की हैं। ये घटनाएं कितनी हो गई हैं अगर गिनती करें तो? 4। अब पहले पार्ट को करेंगे। एक घटना को ए मान लेंगे और एक घटना को बी। तो ए घटना क्या हो गई? दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, ये घटना कौन सी हो गई? ए। ठीक है, तो दोनों बच्चे लड़के होने की घटना कौन कौन सी है इसमें? इसमें कौन सी है? दोनों बच्चे लड़के होने की घटना बी बी। तो एन ए का मान 1। आगे ज्ञात क्या है? वो घटना बी है। ज्ञात के बाद क्या लिखा है? दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा, ये घटना बी है। दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो दोनों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसको हम किससे निरूपित करेंगे? घटनाओं को। कम से कम एक बच्चा तो लड़का होना ही चाहिए, तो इसमें आप कौन सी घटनाएं लेना चाहेंगे? ये दोनों को छोड़ के, दोनों लड़की नहीं, इसमें एक भी बच्चा लड़का नहीं है, तो इसमें क्या क्या घटनाएं आ जाएंगी? बी बी, बी जी, जी बी। ये कितनी घटनाएं हैं? बी। प्रतिबंधी प्रायिकता के फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, इन दोनों में वैनिष्ठ घटना बी बी। एन इंटरसेक्शन बी 1 हो गया। अब ये बताओ किसकी प्रायिकता निकालनी है? ए की या बी की? पढ़ के देखो ना, सवाल में सब तो लिखा है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यानी एक ही तो चाहिए। तो घटना ए की प्रायिकता जबकि बी घटे, तो पी ए अपॉन बी, फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, और पी बी को एन बी अपॉन एन एस। एन एस से एन एस कट जाएगा। एन इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 1, और एन बी का मान हो गया। आ गया समझ में? सेकंड वाले की हिंट दे दें। एक घटना ई मान लेंगे पहली। ई में क्या आ जाएगा? दोनों बच्चे लड़की हो। इसमें कौन सी घटनाएं आ जाएंगी? दोनों बच्चे लड़की हैं। और एक घटना एफ। घटना एफ क्या है? बड़ा बच्चा लड़की है, इसमें कौन सी आएंगी? बड़ा बच्चा लड़की है। हाँ बताओ। बड़ा बच्चा लड़की के ये दोनों होंगे, ये क्यों नहीं होगा? इसमें लड़की छोटा बच्चा, तो
जी बी और जी जी। अब कर लोगे, हिंट दे दिए। एन ई 1 हो जाएगा, एन एफ 2 हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना, पी ई अपॉन एफ का 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही करना है पूरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़ लीजिए। अध्याय 13 की विविध प्रश्नावली का तीसरा सवाल। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना जाता है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? ये मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति चुना गया है, ये बता रहे हैं कि वो सफेद बालों वाला व्यक्ति है, उसको चुना गया है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो पुरुष है। जो सफेद बालों वाला व्यक्ति महिला और पुरुषों में से चुना गया है, प्रायिकता बताइए कि वो पुरुष है। तो अब हम इसमें दो ऑप्शन देख रहे हैं कि नहीं, E1 और E2। E1 में हम क्या देख रहे हैं? चुना गया व्यक्ति पुरुष है। चुना गया व्यक्ति पुरुष है। और E2 घटना क्या हो जाएगी? E2 घटना हो जाएगी चुना गया व्यक्ति महिला है। दो ऑप्शन हो गए या नहीं, समझ में आ गए कि जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है वह पुरुष भी हो सकता है और वह महिला भी हो सकता है। तो एक घटना हमने मान ली E1 और एक घटना हमने ले ली E2, क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस थी हमारे सामने, दो विकल्प थे। पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी। तो जो विकल्प होते हैं वो E1 और E2 होते हैं हमेशा बीज प्रमेय में। और अब एक घटना रहेगी ए। ये वह घटना है जो हो चुकी होती है, या ये कह लो कि वह E1 के साथ भी हो रही होती है और E2 के साथ। तो जो घटना हो चुकी है वो लिखा है कि सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया है। तो ये घटना ए हो गई कि चुना गया व्यक्ति सफेद बालों वाला व्यक्ति है ना, यही तो हुई है। तो ए घटना में क्या लिखेंगे? सफेद बालों वाला व्यक्ति चुना जाता है। तो सफेद बालों वाला व्यक्ति अगर चुना जाता है, ये घटना ए है, तो अब इसमें हमें चार मानों की जरूरत है। E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, A/E1 और A/E2। तो बताइए E1 की प्रायिकता क्या है? चुना गया व्यक्ति पुरुष है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अरे यहाँ पे ये क्या लिखा है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो अगर 10 पुरुष हैं और 10 महिला तो टोटल 20, और पुरुष की प्रायिकता तो 10/20, तो कितना आएगा? 1/2। संख्या बराबर है ना, तो पुरुष को चुने जाने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और महिला को चुने जाने की प्रायिकता भी 1/2 हो गई। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। तो E1 की प्रायिकता, चुना गया व्यक्ति पुरुष है, इसकी 1/2, और चुना गया व्यक्ति महिला है, इसकी भी प्रायिकता 1/2। अब घटना ए की प्रायिकता लेंगे किसके साथ? अभी तक नहीं सीख पाए क्या ये वाली चीज? ए की प्रायिकता E1 के साथ और फिर ए की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता जब E1 के साथ लेंगे तो भाषा क्या बनती है उसकी? भाषा ये बनती है कि सफेद बालों वाला व्यक्ति चुना जाता है, वह व्यक्ति पुरुष है ना। यानी कि जो
पुरुष है वो सफेद बालों वाला व्यक्ति है, तो पुरुष के सफेद बालों वाले होने के कितने प्रतिशत है? 5%। तो ये हो जाएगा 5/100। और A/E2, A/E2 का मतलब है चुना गया व्यक्ति महिला है, और घटना ए का मतलब है उसके बाल सफेद हैं, तो महिला के सफेद बाल होने की प्रायिकता 0.25/100। आगे चारों मान। अब किस बात की प्रायिकता चाहिए? प्रायिकता किस चीज की निकालनी है? देखो ना, वो कह रहे हैं कि अगर चुना गया व्यक्ति सफेद बालों वाला है तो उसके पुरुष होने की प्रायिकता, अर्थात E1 की प्रायिकता चाहिए। घटना ए हो चुकी है। यदि सफेद बालों वाला व्यक्ति बालों वाला व्यक्ति चुना जाता है तो उसके पुरुष होने की प्रायिकता तो सफेद बालों वाला व्यक्ति चुना जाता है, यानी घटना ए हो चुकी है और वह पुरुष है, तो E1 की प्रायिकता जब घटना घटित हो चुकी है, तो P(E1)/A, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? P(E1) इंटू PA/E1 अपॉन में P(E1) इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। चारों मान ये जो यहाँ पे निकाले गए हैं इनको इसमें रख देना, तो ये E1 की प्रायिकता आ जाएगी जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। ठीक है, हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़े। मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं और इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छिक चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। देखो इस सवाल को जरा समझ लो तुम लोग। क्या है कि यहां पर 10 लोगों को लिया जा रहा है और 10 में से ज्यादा 6 ऐसे लोग होना चाहिए जो दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 6 का मतलब है कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 में से हो सकता है 0, एक भी दाहिने हाथ वाला नहीं हो, एक दाहिने हाथ से काम करने वाला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। जब कोई प्रयोग एक से अधिक बार, काफी ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो और उसमें किसी घटना की 8 सफलताओं की प्रायिकता निकालनी हो, तो उसमें हम बर्नौली का सूत्र लगाते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी किताब में बर्नौली का सूत्र कहीं दिया नहीं है, पर ये एक क्वेश्चन जरूर दे दिया है, तो इसको हम उससे कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देख लो। बर्नौली का पहले तो मैं सूत्र बता दें यहां पे। क्या फॉर्मूला होता है ये देख लो बर्नौली का। यदि किसी प्रयोग को n बार दोहराया जाए,
दोहराया जाए मतलब पुनरावृत्ति की जाए। तब उसकी किसी घटना की आर सफलताओं की प्रायिकता, आर सफलताओं की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या फॉर्मूला है? आर सफलताओं की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर आर। एक्स यहां सफलताओं की संख्या को निरूपित कर रहा है। सूत्र एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहां एन प्रयोग की पुनरावृत्तियों की संख्या है, आर उसकी सफलताओं की प्रायिकता, कितनी सफलताएं चाहिए, और पी है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और क्यू है घटित ना होने की प्रायिकता। क्यू का मान यहां पे 1 माइनस पी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इससे कैसे करेंगे। कितने लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं? तो दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी हो जाएगा। ये मान कितने प्रतिशत है? ये 90%। तो 90/100, तो ये कितना आ गया? 9/10। और Q का मान कैसे आता है? 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 9/10, तो Q का मान, ये P और Q के मान हो गए। अब इसमें कितने लोगों को लिया जा रहा है? 10 लोगों को, 10 चुने गए लोगों को। तो चुने गए लोगों की संख्या कितनी है? 10। ये n का मान हो गया। देखो जो दाहिने हाथ वाले व्यक्ति हैं वो 10 में से ज्यादा कितने होने? 6। तो कुल 10 लोगों को चुना गया है, तो वो 6 या 6 से कम जो लेंगे वो उन 10 में से ही लेंगे। तो यहां पर दाहिने हाथ वाले व्यक्ति टोटल कितने हैं जो चुने गए हैं? कुल चुने गए व्यक्ति कितने हैं? 10 है ना। उन 10 में से ज्यादा 6 दाहिने हाथ वाले होना चाहिए। तो जो हमारे सामने व्यक्तियों की संख्या है वो किसका मान है? n का मान। तो चुने गए लोगों की संख्या, ये n की वैल्यू क्या हो गई? 10। ठीक है, अब हम प्रायिकता किस बात की निकाल रहे हैं? अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले। तो देखो प्रायिकता अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों, तो
अधिक से अधिक 6 लोग में क्या आ जाएगा, x बराबर 0, एक भी दाहिने हाथ से काम करने वाला नहीं हो, या एक दाहिने हाथ से काम करने वाला हो, या 2, या 3, 4, या 5 दाहिने हाथ से काम करने वाले हो, या 6। तो ये 0 से लेके 6 तक है और टोटल व्यक्ति है कितने, 10। तो 7 भी होंगे, 8 भी होंगे, 9 भी होंगे और 10, और 0 से 10 तक की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। तो अगर हम 0 से 6 तक की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो हम 1 में से और प्रायिकता कौन सी घटा दें जहां x का मान कैसा है, 7 या 7 से बड़ा। ये 0 से 6 तक का है ना, ऐसे कहां तक है ये, 6, 7, ऐसे कहां तक है, 10 तक। इन सब की जो प्रायिकता है ना उसका योग कितना होगा, 1। तो अब 0 से 6 तक के प्रायिकता अगर चाहिए तो 1 में से कौन सी प्रायिकता घटा दें, 7 से लेकर 10 वाली, यानी जहां x का मान 7 से लेकर 10 तक है। तो 7 से 10 तक x का मान कैसे लिख लेंगे, 7 से बड़ा और 10 से छोटा, ये ठीक है। अब इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा 7 से 10 तक के लिए आर सफलताओं का, क्योंकि यहां सफलता कितनी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी। तो अब 10 तक की सफलताओं के लिए हम इसका योगफल ले लेंगे सिग्मा। तुम चाहो तो फिर इसमें अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो एक और काम कर देते हैं, इसमें ऐसे लिख देते हैं, देखो P7, P8 और 9 और 10। ये 10 तक की प्रायिकता ले ली। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा। आर का मान 7 से लेके कहां तक है, 10 तक। तो आर की वैल्यू 7 से लेके 10 तक, NCR Q की पावर N माइनस आर, P की पावर R। ये बर्नौली का फॉर्मूला लग गया आर सफलताओं के लिए। और इसमें मैंने आर का मान कहां से कहां तक लिया है, 7 से लेके 10 तक। और सिग्मा का मतलब क्या है, योगफल। तो एक बार 7 रखोगे, फिर प्लस करके 8 रखोगे, फिर 9 रखोगे और फिर 10। अब 1 माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 7 से लेके 10, एन का मान कितना है यहाँ पे, 10। आर को आर ही रहने देंगे, ये मान है। क्यू का मान कितना है, 1/10 की पावर 10 माइनस आर, और पी की वैल्यू 9/10 की पावर आर। तो 1 माइनस क्या है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको इसी प्रारूप में छोड़ देंगे आंसर को। ये 0.1 की पावर 10 माइनस आर और ये 0.9 की पावर आर, ऐसे। ये है इसका आंसर। क्या आंसर दे रहे हैं, यही दे रहे हैं ना। हाँ, को पढ़े। यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो एक लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। लीप वर्ष जानते हैं सभी क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, यानी दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। तो अब जैसे 53 मंगलवार की प्रायिकता अगर निकालना चाह रहे हो
तो 366 दिन में सप्ताह कितने होते हैं? 52। और 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन और शेष बचते हैं। 52 सप्ताह के दिन कितने हो गए? 364। और जो 2 दिन बचे तो वो 2 दिन हो गए एक्स्ट्रा, तो 364 प्लस 2 366। 366 दिन होते हैं। अब जरा समझो कि 52 सप्ताह में मंगलवार 52 बार होगा कि नहीं होगा? बताओ, 52 सप्ताह में कितने मंगलवार होंगे? हर दिन 52 होगा कि नहीं? अब 53 मंगलवार कब होंगे? जब वो 2 दिन जो रह गए हैं वे 2 दिन में से कोई भी एक दिन क्या आ जाए? मंगलवार। तो 53 मंगलवार की प्रायिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो 2 दिन में से कोई एक दिन मंगलवार हो। ठीक है, इस आधार पर अब हम इसको करेंगे सवाल को। तो इसके लिए लिखना क्या है? पहले ऐसे लिख लेंगे, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो गई? 366। और 366 दिन को ही हम और क्या लिख सकते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन, शेष 2 दिन लिख सकते हैं। अब हम इस बात को यहां बता देंगे कि 53 मंगलवार किस प्रकार होंगे। तो इसके लिए हम ये लिख देंगे कि 52 सप्ताह में 52 मंगलवार होंगे। ठीक है, तब लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने के लिए शेष 2 दिन में से एक दिन मंगलवार होना चाहिए। ठीक है, तो अब शेष 2 दिन के लिए परिणाम क्या होंगे? शेष 2 दिन के लिए परिणाम, ये कुल परिणाम S हो जाएगा। ये प्रतिदर्श समष्टि S हो जाएगा। तो अब तुम ये बताओ, वो जो 2 दिन बचे हैं उसके लिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ, रविवार सोमवार जोड़े में ही आएंगे ना। सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार गुरुवार शुक्रवार शुक्रवार शनिवार और शनिवार रविवार। ये 2 दिन के लिए परिणाम हो जाएंगे। अब ये जो परिणाम है इनकी संख्या कितनी है? 7 परिणाम हो गई। ठीक है, तो अब शेष 2 दिन में मंगलवार आने के परिणाम, शेष 2 दिन में
मंगलवार होने के परिणाम। तो शेष 2 दिन में जो मंगलवार होने की प्रायिकता है वही लीप वर्ष में 53 मंगलवार की प्रायिकता हो जाएगी। तो शेष 2 दिन में मंगलवार होने के परिणाम कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं, सोमवार मंगलवार और मंगलवार बुधवार। कितने हैं परिणाम? 2। अब इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लीप वर्ष में तिरपन मंगलवार होने की प्रायिकता। तो 53 मंगलवार होने की प्रायिकता वही होगी जो शेष 2 दिन में मंगलवार होने की प्रायिकता है, यानी कि पी ए बराबर NA अपॉन NS। तो शेष 2 दिन में मंगलवार होने की प्रायिकता क्या हो गई? 2/7। ठीक है, तो ये लीप वर्ष में 53 मंगलवार की प्रायिकता आ गई। अच्छा, इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखकर आ जाए कि लीप वर्ष में 52 मंगलवार होने की प्रायिकता निकालो, तो क्या करोगे? 52 मंगलवार, तो 52 मंगलवार तब होंगे अगर ये 2 दिन जो बचे इनमें मंगलवार नहीं आए, यानी 52 सप्ताह में 52 मंगलवार और शेष 2 दिन में से एक भी दिन मंगलवार नहीं होना चाहिए। तो 2 दिन के परिणाम तो यही 7 रहेंगे। अब इसमें लिखेंगे शेष 2 दिन में मंगलवार ना होने के परिणाम। तो मंगलवार नहीं होने वाले कौन कौन से? 1 2 3 4 5। तो ये NA की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मंगलवार 52 मंगलवार होने की प्रायिकता 5/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। मान लीजिए हमारे पास A B C और D बक्से हैं, ये रहे। इनमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण दिया जा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यादृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है और इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। अगर टुकड़ा लाल हो तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वो बॉक्स A, बॉक्स B और बॉक्स C से निकाला जाता है। बॉक्स A से निकाले जाने की, बॉक्स B से निकाले जाने की और बॉक्स C से निकाले जाने की प्रायिकता निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले ये डिटेल तो तुम देख ही रहे हो ना। यहां पे कुल टुकड़ियां भी लिख लें, टोटल कुल संख्या। तो इधर कुल संख्या बॉक्स ए में कितनी है? 6 3 9 और 1 10। दिख रहा है ना ये? 1 6 8 0। तो ये टोटल कितनी हो गई? 10। ठीक है, अब यहां पर कितने ऑप्शन है हमारे पास? 4 ऑप्शन है। E1 हो जाएगा, बॉक्स ए को चुना जाए। E1 बॉक्स ए चुना जाए। E2 हो जाएगा, बॉक्स बी चुना जाए।
जो विकल्प होते हैं वही तो E1 E2 E3 E4 होते हैं। E3 तीसरा विकल्प क्या है? बॉक्स सी को चुना जाए और E4 ये चार विकल्प आ गए। अब घटना क्या हुई कि किसी एक बॉक्स को चुना जाता है और इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। ये टुकड़ा किस रंग का है? लाल रंग का। तो ए क्या है? बॉक्स से लाल रंग का, बॉक्स से लाल रंग का टुकड़ा निकाला जाता है। यह घटना सभी के साथ होगी क्योंकि बॉक्स ए से भी लाल रंग का टुकड़ा निकाल सकते हैं, बी से भी, सी से भी और डी से भी। अब पहले तो इन सब की प्रायिकता बताओ क्या होगी। चार बॉक्स में से बॉक्स ए को चुने जाने की प्रायिकता 1/4। चार बॉक्स में से बी वाला चुना जाए 1/4। तीसरा बॉक्स सी चुना जाए या चौथा बॉक्स चुना जाए, इसकी प्रायिकता 1/4। ये समझ में आ गया। विकल्प कितने हैं? चार। चुना कितने जाएगा? एक बॉक्स। चार में से एक बॉक्स को चुने जाने की प्रायिकता 1/4, चाहे वो बॉक्स ए हो, चाहे बॉक्स बी हो, चाहे सी या डी, सबकी प्रायिकता 1/4। अब हम घटना ए की प्रायिकता निकालेंगे E1 के साथ। तो ए की प्रायिकता E1 के साथ, यानी कि लाल रंग का टुकड़ा निकाला जाता है, वो किस बॉक्स को चुना जाए? ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स ए से लाल रंग का टुकड़ा निकाला जाता है। यही तो है A/E1। A/E1 का मतलब है E1 हो गई, यानी बॉक्स ए को चुना गया और फिर घटना ए हुई, उस बॉक्स से लाल रंग का टुकड़ा निकाला। तो बताओ बॉक्स ए से लाल रंग का टुकड़ा निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग के अनुकूल प्रकार 1 और कुल टुकड़े कितने हैं? 10। तो क्या ऐसे और भी बता पाओगे A/E2? A/E2 क्या हो जाएगा? 6/10, वही लाल रंग का टुकड़ा दूसरे बॉक्स से। तीसरे बॉक्स से लाल रंग का टुकड़ा और चौथे बॉक्स से लाल रंग का टुकड़ा। A/E4 क्या आएगा? 0, क्योंकि इसमें लाल रंग का एक भी टुकड़ा नहीं है, तो 0। कुल 10 आ गए। चारों मान, 4 ही आ गए, 4 ही आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि निकाला गया टुकड़ा लाल है तो इसके बॉक्स ए से निकालने की, बी से निकालने की और सी से निकालने की। तो मैं पहले बॉक्स ए से निकालने की प्रायिकता निकालता हूं। तो अगर टुकड़ा बॉक्स ए से निकल रहा है, इसका मतलब है E1 से टुकड़ा निकालने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि निकाला गया टुकड़ा कैसा था? लाल रंग का। तो P(E1)/A का फॉर्मूला क्या होगा? P1 इंटू बेस प्रमेय से ही तो होगा, विकल्प वाला सवाल है। अपॉन में क्या आएगा यहां पे? कहां तक जाएगा ये फॉर्मूला? A/E3 और प्लस PE4 और PA/E4। ऐसे ये मान रख के सॉल्व करोगे इसको। फिर
अगला फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? Pe2 अपॉन ए, क्योंकि दूसरे बॉक्स की भी बी की भी निकालनी है, और E3 अपॉन ए। इनके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? नीचे वाले पद तो यही रहेंगे ना, ऊपर यहाँ E1 है, इसमें E2 और इसमें E3 हो जाएगा। कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का सहयोग 40% है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आने के चांस 40% है। अगर किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है तो यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम किया जा सकता है, और दवा के द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। दो विकल्प है रोगी के सामने। कौन से दो विकल्प हैं? कि वो ध्यान और योग कर ले या वो दवा ले ले। लिखा है ना, दवा के द्वारा या ध्यान और योग विधि के द्वारा, दो में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। और यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छा एक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, मतलब उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो रोगी के द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता, यानी कि वो ये दोनों में से कोई एक करता था, ध्यान और योग करता था या दवाएं लेता था। उसके बाद भी जब एक रोगी को चुना गया तो वो दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ध्यान और योग विधि का उपयोग किया जाता है उसके द्वारा। तो यहां पर दो विकल्प हैं कि नहीं है, बताओ कौन से दो विकल्प हैं? वही E1 E2 हो जाएंगे। तो E1 क्या है? रोगी द्वारा ध्यान और योग किया जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग किया जाता है। ठीक है, जिसको दिल के दौरे की बीमारी है उस रोगी के द्वारा ध्यान और योग किया जाता है। ये E1 है। और E2 क्या है? E2 क्या है? रोगी के द्वारा दवा ली जाती है। ये दो विकल्प उसके सामने हैं। और इन दोनों विकल्पों में से वो किसी एक का चयन करता है। अब इसमें होता क्या है कि जब एक रोगी का चयन किया गया, लिखा है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों में से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। तो चुना गया रोगी, ये घटना ए हो गई। चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। दौरे से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, ये तीन घटनाएं हो गई। ये समझ में आ गई? सवाल एक बार फिर समझा देता हूं। किसी रोगी व्यक्ति को दिल का दौरा आने के चांस कितने हैं? 40%। मतलब जिनको दिल के दौरे की बीमारी है उनको दिल का दौरा आ जाए, इसके परसेंट है 40। अब वो ध्यान या योग करे
तो चांसेस कितने घट जाएंगे? 30%। और अगर वो दवा लेता है तो चांस कितने घट जाएंगे? 25%। उन रोगियों में से एक रोगी को चुना गया और वो दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। तो अब ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो ध्यान और योग करने वाला रोगी था। मतलब जिसको दिल का दौरा आया वो दवा लेने वाला रोगी भी हो सकता है और वो ध्यान और योग करने वाला भी रोगी हो सकता है। तो ये दो विकल्प थे, इन दोनों विकल्पों को हमने क्या ले लिया? E1 और E2। अच्छा, ध्यान योग वाले को भी दिल का दौरा पड़ सकता है और जो दवा ले रहा है उसको भी पड़ सकता है। तो ये घटना दोनों के साथ हो सकती है, E1 के साथ भी और E2 के साथ भी। ये घटना ए हो गई। अब हम इनकी चारों प्रायिकता निकालेंगे जो हम बीज प्रमेय में निकालते हैं। तो E1 की प्रायिकता क्या होगी? रोगी द्वारा ध्यान और योग किया जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? यूं कुछ भी देख के बोल देते हो। यहां पे क्या लिखा है? किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। तो रोगी ध्यान और योग का चयन करता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। भाई उसके सामने कितने विकल्प हैं? 2, और उनमें से वो किसको चुन रहा है? एक को, तो 1/2 हो गई। और ऐसे E2 की प्रायिकता ये भी 1/2 आ गई। E1 E2 की प्रायिकता। अब एक ही प्रायिकता E1 होने के बाद एक ही प्रायिकता निकालनी है जब वो E1 हो चुका है। E1 होने का मतलब है वो ध्यान और योग करता था लेकिन उसके बाद भी उसको दिल का दौरा आ जाता है। तो ध्यान और योग करने के बाद दिल का दौरे के चांस कितने कम हो गए? 30%। पहले कितने थे? 40। तो जो कम हुए वो 40 का ही तो 30% कम हुए। तो PA/E1 का मान कितना होगा? 40% पहले था और उसमें से घटाया तो 40% का 30% घटा दिया ना। ये 30% जो कम कर देता है ना उनको तो दौरा पड़ेगा ही नहीं। भाई जिनके चांस कम हो गए 30% में, तो 40 का 30% वाले तो वो व्यक्ति हो गए जिनको दौरा नहीं पड़ेगा। कम करना मतलब दौरा नहीं पड़ेगा। अब इस पूरे प्रतिशत में से ये दौरा नहीं पड़ने वाले हटाओगे तो कौन से व्यक्ति निकल के आएंगे? वो व्यक्ति निकल के आएंगे जो ध्यान और योग कर रहे थे लेकिन उनको फिर भी दिल का दौरा पड़ गया। तो 40% में से जो 40 का 30% है वो वाला प्रतिशत घटा दो। तो 40/100, ये 40/100 इंटू 30/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 40/100 माइनस 12/, 40 में से 12 माइनस कर दो तो 28/, अब PA/E2 निकालें। A/E2 का मतलब क्या है? कि रोगी द्वारा दवा ली जा रही थी लेकिन फिर भी वो दिल के दौरे से ग्रसित। तो दवा लेने वाले कितने % कम हो जाते हैं? 40 में से ये 25% कम हो जाते हैं। तो 25% जो दवा ले रहे हैं उनको दिल का दौरा आएगा क्या? नहीं आएगा। किनको आएगा? जो दवा नहीं ले रहे हैं। तो ये 40% में से जो दवा ले रहे थे ना वो 40% का कितना था? 25%। वो वाले इसमें से घटा दो। ये दवा लेने वाले हैं और इनको कुल 40% में से घटाएंगे तो कौन से बचेंगे? तो दवा नहीं ले रहे थे। दवा नहीं ले रहे थे तो उनको दिल का दौरा पड़ा, है ना। तो 40%, ये वो है जिनको दिल का दौरा नहीं आया है ना। क्यों 25% चांस कम कर दिया ना। क्या लिखा है? दवा द्वारा खतरे को 25% कम कर दिया।
तो 25% कम करने से उनको चांस, दिल के दौरे आने का चांस नहीं हुए। तो ये वो हैं जिनको दिल का दौरा नहीं पड़ रहा है। तो कुल 40% में से ये वाला घटाएंगे तो कौन से आ जाएंगे? जिनको दिल का दौरा पड़ रहा है। वो दवा तो ले रहे थे लेकिन उनको दिल का दौरा पड़ा। 40/100 इंटू ये आ गया 40/100 माइनस 10/100। तो ये कितना आ गया? 30/, हर समान है, अंश घटा दिया। आ गए चारों प्रायिकताओं के मान। अब कौन सी प्रायिकता हमें निकालनी है? अरे ऐसे लगा लेना, यदि चुना गया रोगी, ऐसे भाषा बनाना। यदि चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है तो रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? P(E1/A). क्या फॉर्मूला होता है? P1 इंटू PA/E1 P1 इंटू A/E1 प्लस P2 इंटू A/E2। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव 0 या 1 हो तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या है? मान लीजिए कि सारणिक के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं तथा प्रत्येक की चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। देखो, जैसे कोई द्वितीय कोटि का सारणिक जो होता है ना, उसमें कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। तो द्वितीय कोटि के सारणिक में 4 अवयव होंगे और उन चारों अवयवों की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 और 0 या 1। तो द्वितीय कोटि के सारणिकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर? द्वितीय कोटि के सारणिकों की संख्या द्वितीय कोटि के सारणिकों की संख्या जिनके अवयव क्या क्या हो सकते हैं? 0 या 1 है। कितनी हो जाएगी NS? द्वितीय कोटि के सारणिकों की संख्या कितनी होगी? अरे हर स्थान के लिए 2 ऑप्शन है ना, तो इस स्थान से 2 सारणिक बनेंगे, इसको बदलने से 2 सारणिक बनेंगे, इसको बदलने से, ऐसे चारों स्थान के अवयव बदल के जो सारणिक बनेंगे वो कितने होंगे? 16। अब हमें सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता। तो धनात्मक मान वाले सारणिक इनमें कौन कौन से होंगे?
धनात्मक मान वाले सारणिक बताओ। कौन कौन से हो जाएंगे? धनात्मक मान वाले सारणिक होंगे 1 0 0 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 आएगा, धनात्मक आ रहा है। और 1 1 0 1 इसका भी मान धनात्मक आएगा। 1 का 1 में 1, 0 का 1 में 0, 1 माइनस 0 1। और 1 0 1 1 इसका भी आएगा। इसको भी देख लो 1 माइनस 0। और कोई अगर चारों 1 1 होते हैं तो 0 आएगा, 0 ना धनात्मक या ना ही ऋणात्मक। तो कितने सारणिक आ गए? ये Na हो गया। तो धनात्मक मान वाले सारणिकों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? धनात्मक मान वाले सारणिकों की प्रायिकता धनात्मक मान वाले सारणिकों की प्रायिकता PA इक्वल टू Na अपॉन Ns। Na की वैल्यू 3, Ns की वैल्यू 60। आ गया समझ में? समझ आ गया सबको? कुल सारणिक कितने बने? 16। और धनात्मक मान वाले कितने हैं? 3। तो प्रायिकता क्या होगी धनात्मक मान वाले की? अनुकूल प्रकार अपॉन में कुल प्रकार। तो ये आ गया 3/16। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसको सॉल्व करें। देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्नलिखित प्रायिकताएं ज्ञात हैं। पी के असफल होने की, प्रायिकता बी के असफल होने की, पहली प्रायिकता ए के असफल होने की, दूसरी प्रायिकता बी के अकेले असफल होने की, तीसरी ए और बी के असफल होने की। तो ये दोनों की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले दी गई प्रायिकता लिख लें। प्रायिकता ए के असफल होने की, तो ए के असफल होने की प्रायिकता कितनी दी जा रही है? 0.2। तो ए के असफल होने की प्रायिकता को हम किससे निरूपित कर देंगे? PA। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.2। और दूसरी प्रायिकता किसकी दी जा रही है? बी के अकेले असफल होने की। तो बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता को किससे निरूपित करेंगे? बी के अकेले असफल होने की जो प्रायिकता है वो किससे निरूपित की जाएगी? बी के अकेले असफल होने का मतलब है बी की प्रायिकता, उसमें से ए की प्रायिकता हटानी है। तो ये b माइनस ए का मान है 0.15। और तीसरा मान किसका है? ए और बी के असफल होने की। तो ए और बी के असफल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? ए और बी के असफल होने की प्रायिकता है 0.15। तो ए और बी के असफल होने का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों, है ना। अब जरा ये ए के असफल होने की और बी के अकेले असफल होने की, इसको जरा समझते हैं ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये मान अलग क्यों आ रहे हैं। देखो,
जैसे ये प्रतिदर्श समष्टि है और इस प्रतिदर्श समष्टि की कोई दो घटनाएं हैं, एक ए और एक घटना बी। ये दो घटनाएं हैं। अब यहां पे जैसे ये ए घटना है और ये वाली बी घटना है, ठीक है। और ये जो बीच में आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ही तो बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है ना तुम्हें, क्या इसमें बी शामिल है? नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं अकेला ए, यानी ए माइनस बी, केवल ए। और ये जो दूसरा एक और हिस्सा दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये येलो वाला, ये क्या इसमें ए शामिल है? तो इसको क्या बोलेंगे? केवल बी, केवल बी। तो इसको क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, और बी माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है, वो कैसे आता है? ये पूरा दिख रहा है बी, ये पूरा बी दिख रहा है। अब बी में से ये कौन सा पार्ट है? ये ए इंटरसेक्शन बी। तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। ऐसे ही ए माइनस बी की अगर बात करें तो ए माइनस बी है, ये पूरा क्या है? ए। तो ए माइनस बी के लिए ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दे। तो अगर अकेले ए की बात करें तो फॉर्मूला ए माइनस बी, ए माइनस बी का ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटाओ। अकेले बी की बात करें तो बी माइनस है, बी माइनस ए का फॉर्मूला बी में से किसको घटाओ? तो अब ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, क्योंकि बी की प्रायिकता कहीं नजर आ रही है क्या? कहीं बी की प्रायिकता दिख रही है तुमको? नहीं। तो b माइनस ए का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पी बी माइनस ए। ये चित्र तुम चाहो तो बना लेना यहाँ। तो b माइनस ए का फॉर्मूला क्या समझा हमने? b की प्रायिकता में से a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता घटाओ। अच्छा, p b माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 0.15। b की प्रायिकता पता नहीं है, निकालना चाहते हैं। और a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता का मान 0.15, इसको इधर ले आओ तो 0.15 प्लस 0.15, तो यहां से b की प्रायिकता कितनी आ गई? 0.30। ठीक है। अब इसमें जो जो प्रायिकता पूछ रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट में इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा प्रायिकता किसकी? ए के असफल की, जबकि बी असफल हो चुकी है। किससे निरूपित करेंगे इसको? बराबर किससे निरूपित करेंगे? पी ए अपॉन बी। और पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 0.15। और बी की प्रायिकता, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कितना आ गया इसका मान? 1/2। आ गया समझ में? पहला समझ में आ गया। अब दूसरे में क्या पूछ रहे हैं? प्रायिकता निकालनी है किसकी? ए के अकेले असफल होने की। तो किससे निरूपित करोगे इसको? बताओ, इक्वल टू में यहां पे क्या लिखूं? जल्दी बताइए। ए के अकेले असफल होने का मतलब है ए माइनस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए की प्रायिकता कितनी है 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी की 0.15, घटा के कितना आएगा 0.05। ये 2 को 20 समझो 0.20 और ये 0.15, तो 0.20 में से 0.15 गया तो 0.05। ये इसका ए और बी दोनों का आंसर है। ये चित्र है और ये सवाल में दिए गए मान है। अच्छा, ये मान हमने पीबी का निकाला है ना फॉर्मूले से, वो इसलिए निकाला है क्योंकि इससे हमें ये वाले मान निकालने में आसानी हो गई। ठीक है, अरे इस फॉर्मूले में पीबी आ रहा है कि नहीं, तो पीबी की जरूरत पड़ी। आ गया समझ में ये सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए पहले। एक थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं और थैले 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है, तब एक गेंद थैले 2 से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता बताइए। जरा समझेंगे इसको चित्र के द्वारा, देखें। एक हम ले लेते हैं थैला 1, ये हमने थैला 1 ले लिया। लाल गेंदों को रेड लिख लें, काली को ब्लैक और इधर टोटल चलेगा। तो रेड कितनी है लाल और ब्लैक टोटल, ये थैले 1 में हो गया। और थैला 2 में रेड ब्लैक टोटल कितनी है रेड 4, ब्लैक कितनी है 5, टोटल कितनी है 9। अब क्या हुआ, यहां पे एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया गया। यहां से एक गेंद थैले 2 में स्थानांतरित की, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, एक गेंद थैले 2 से निकाली जाती है। यहां से गेंद निकाली एक और, तो जब एक गेंद यहां से स्थानांतरित हो गई तो वो गेंद लाल गेंद भी हो सकती है और काली भी। तो मान लो ये लाल गेंद है और एक और ऑप्शन है जो स्थानांतरित किया वो काली गेंद है, ठीक है। अच्छा, लाल गेंद जब थैले 2 में स्थानांतरित हुई तो थैले 2 की नई डिटेल क्या आ गई, नई डिटेल थैला 2, नई संख्या बोलो। अब रेड कितनी हो गई और ब्लैक और टोटल 10। और अगर काली गेंद स्थानांतरित की जाती है तो अब थैले 2 में नई संख्याएं, रेड 4, ब्लैक 6, टोटल। समझ गए इतनी बात? अब स्थानांतरित गेंद कौन से रंग की है ये बताया है क्या? स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता निकालनी है और थैले 2 से जो गेंद निकाली है वो किस रंग की है, लाल गेंद। यानी यहां से कौन से रंग की गेंद निकाली है, लाल गेंद, इस स्थिति में भी और इसमें। समझ गए घटना?
यहां से एक गेंद स्थानांतरित की, वो गेंद लाल गेंद भी होती है और हो सकती है और काली गेंद भी। उसके स्थानांतरित होने से संख्या बदल गई। और इसके बाद थैले 2 से गेंद निकाली है, प्रायिकता निकालनी है कि वो कैसी गेंद है, लाल गेंद। तो अब इसमें यहां पे दो विकल्प कौन कौन से हैं, प्रायिकता देखो ना किसकी पूछ रहे हैं यहां पे। निकाली गई गेंद लाल रंग की है तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की। तो स्थानांतरित गेंद के लिए विकल्प कौन कौन से हैं? ये जो स्थानांतरित गेंद है काली भी हो सकती है और हो गए दो विकल्प। तो ये दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, E1 और E2। E1 में क्या लिखेंगे, स्थानांतरित गेंद पहले कौन सी इन्होंने कहा है, काली, तो लाल लिख देते हैं, लाल गेंद है। और E2 क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गेंद काली गेंद है। ठीक है। और घटना ए क्या है जो हो चुकी, क्या घटना हो गई थी, निकाली गई गेंद दूसरे थैले से, जब ये गेंद स्थानांतरित कर दी तो दूसरे थैले से गेंद निकाली तो वो कौन से रंग की निकाली है, लाल गेंद। तो ए क्या हो जाएगी, थैला 2 से लाल गेंद निकाली है। समझो जरा ध्यान से, इतनी बात समझ पाए कि नहीं। जैसे प्रक्रिया कैसे हुई, इधर से गेंद इसमें डाली और फिर थैले 2 से एक गेंद निकाली और वो गेंद क्या निकल के आई। तो अब पीछे जाके क्या पूछ रहे हैं कि वो जो स्थानांतरित गेंद है वो कैसी है, काली गेंद। तो बेज प्रमेय नहीं लगेगी क्या, क्योंकि पूरी प्रक्रिया चल के यहां तक पहुंचे कि नहीं। और पीछे जाके प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं कि स्थानांतरित गेंद काली है, यानी E2 की प्रायिकता पूछ रहे हैं कि नहीं, काली गेंद के स्थानांतरित होने की। तो अब पहले चारों मान तो निकालो। E1 बताओ क्या होगा, E1 की प्रायिकता, स्थानांतरित गेंद लाल गेंद होने की प्रायिकता, यहां से इसमें लाल गेंद को ले जाने की प्रायिकता बोलो फटाफट। अरे इससे लाल गेंद निकाल के इधर रखने की प्रायिकता बताओ। इधर से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ ना इसकी। लाल गेंद कितनी है, 3, कुल कितनी है, 7। E2 की बताओ, काली गेंद की 4/7। अब A/E1 बताओ। A/E1 का मतलब, A/E1 क्या होगा, थैले 2 से लाल गेंद की प्रायिकता जबकि स्थानांतरित गेंद लाल है, यानी ये वाली। अरे स्थानांतरित गेंद लाल है तो थैले 2 से लाल गेंद की प्रायिकता। तो अब यहां से लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, 5/10। और A/E2 बताओ। A/E2 का अर्थ क्या है, थैले 2 से लाल गेंद निकाली जाने की प्रायिकता जबकि स्थानांतरित गेंद काली है। तो अगर स्थानांतरित गेंद काली है तो थैले 2 की संख्या ये होंगी, और इससे अगर लाल गेंद निकालोगे तो अनुकूल प्रकार 4 और कुल प्रकार 10 आ गए, चारों मान। अब इसकी भाषा लिख दोगे पूरी, कैसे, यदि थैले 2 से लाल गेंद निकाली जाती है तो स्थानांतरित गेंद काली गेंद होने की प्रायिकता, यानी मान किसका चाहिए, P E2/A का। भाषा तो तुम लिख ही दोगे। और फॉर्मूला क्या होगा इसका, E1 क्यों आएगा, इधर E2 है, A/E2 अपॉन P1 PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2। भाषा लिख लोगे,
कैसे लिखोगे जरा एक बार बताना यहाँ पे भाषा। यदि थैले 2 से लाल गेंद निकाली जाती है तो स्थानांतरित गेंद काली गेंद होने की प्रायिकता, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यदि थैले 2 से निकाली गई गेंद लाल रंग की है तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता। ठीक है, समझ में आ गया ये? इसको कंप्लीट कर लेंगे क्या? देखिए, ये अध्याय 13 की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यदि ए और बी दो घटनाएं हैं कि पी ए बराबर नहीं है 0 और पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1 है, तो ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा सही है? तो दिए गए मानों के आधार पर हम लोग इसको हल कर लेंगे। जैसे ए की प्रायिकता 0 नहीं है और बी की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है इसका मान है 1, तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लें। क्या फॉर्मूला होता है इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए इक्वल टू 1, और इस पी ए को बराबर में ले गए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए के, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा। और ए और बी समुच्चयों का अगर इंटरसेक्शन करें और वो ए के बराबर आए तो ऐसा कब आता है? ऐसा कब आता है? जब ए बी का उपसमुच्चय हो या बी ए का उपसमुच्चय हो या बी बराबर फाई हो या ए बराबर फाई हो। इनमें से किस परिस्थिति में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आता है? बताओ। ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर हो, ऐसा कब संभव है? जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा जब ए उपसमुच्चय होगा बी का। ये तो मैं बताया भी था, तुम लोग तो भूल जाते हो। खैर, कि हमने जैसे बी के समुच्चय बना लिया, कुछ बी के अवयव ले लिए, ए को बी में से ले लिया, 1 2 ले लिया। अब अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 1,2 आ जाएगा, तो ये ए के बराबर ही आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कब आया? जब ये ए उपसमुच्चय था किसका? बी का। ये चीज़ पहले भी बताई थी मैंने तुम्हें कि ए बी का उपसमुच्चय होता है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है। ऐसे ही अगर बी उपसमुच्चय होगा ए का तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर 11। समझ में आ गया? अगला 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? यदि ए अपॉन बी की जो प्रायिकता है वो अधिक है ए की प्रायिकता से, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी को इधर ले जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी में पी बी अपॉन ए आ रहा है, 3 में तो आ ही रहा है बी अपॉन ए, और ये वाला यहाँ से हट जाएगा। क्यों? पी ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है पी ए इंटू पी बी, और इस ऑप्शन में पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा है पी ए इंटू पी बी, तो ये वाला तो है ही नहीं। तो अब बचे ये 3,
और इन तीन में पी बी अपॉन ए आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है पी बी अपॉन ए का? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो मैं इसके अपॉन में इस पी ए को ले आऊं तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ जाएगा? पी ए बड़ा है किससे? पी बी से। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए किसका फॉर्मूला है? ये घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है जबकि ये घटित हो चुकी, और ये ग्रेटर देन किससे आया है? पी बी से। कौन सा विकल्प है ऐसा कोई? ऐसा विकल्प कौन सा है? सी वाला। ठीक है, इसका सी वाला विकल्प सही है। समझ गए? ये समझ आ गया 12? देखो 13 में यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि ए की प्रायिकता पी ए और बी की प्रायिकता पी बी तथा ए और बी की प्रायिकता पी ए और बी बराबर है पी ए, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये पी ए से ये पी ए काट सकते हैं क्या? तो ये पी बी, पी ए और बी को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0 कट गया। तो अब इसको इक्वल टू में ले गए तो पी बी इक्वल टू क्या आ गया? पी ए इंटरसेक्शन। इसको अपॉन में ले आए तो 1 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी किसका फॉर्मूला होता है? पी ए अपॉन बी। तो यहां से ए की प्रायिकता जबकि बी पूर्व घटित हो चुकी है, उसका मान कितना आ गया? 1। ये कौन से विकल्प में नजर आ रहा है तुमको? बी वाले में। विकल्प बी सही है। ठीक है, आ गए तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में? सबको समझ आ गए?